नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त ही बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। अपने अर्बन स्टेट में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सुनेंगे जन समस्याएं। मौके पर ही करेंगे कई समस्याओं का समाधान। उनके साथ कई विभागों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त को मिलेगा खिलाड़ियों का समर्थन। दत्त को देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने दिया समर्थन। समर्थन में खिलाड़ियों ने की वोट की अपील। समर्थन के लिए कथुरा गांव में जुटे सैकड़ों खिलाड़ी। 35 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 15 भारत केसरी भी रहे शामिल। तो वहीं प्रचार करने में 5 द्रोणाचार्य अवार्डी, 12 अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी रहे मौजूद। 48 सकल कबड्डी समेत कई और खिलाड़ियों ने की अपील। गोहाना के बड़ौदा में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कई गांवों का दौरा किया और जनसभाएं कर बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट मांगे। जनसभाओं में संदीप सिंह ने कहा कि चुनाव मैदान में बीजेपी जात पात नहीं देखती। संदीप ने कहा, चाहे मैदान खेल का हो या फिर चुनाव का हो, योग्य खिलाड़ी ही मैदान में उतारा जाता है। संदीप ने कहा कि बड़ौदा हल्के के लिए योगेश्वर दत्त से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई और नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर चल रहे आरयूबी निर्माण स्थल पर पहुंचकर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के और दुकानदारों की मांग वाले सर्वे के पास करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आरयूबी के लिए 2 सर्वे हुए थे। पहले में रेलवे लाइन के नीचे से लेन निकालनी थी और दूसरे सर्वे में दुकानों के आगे वाली जगह पर आरयूबी लेवल के बराबर रहनी थी। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस सर्वे में सबसे ज्यादा दुकानदारों की सहमति बनी थी वो दूसरे नंबर वाला सर्वे था, इसलिए उसे ही पास किया गया। जल्द ही आरयूबी तैयार हो जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदूषण को लेकर भारत की बजाय अपने देश की चिंता करें। भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी चिंता कर रहे हैं। जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कांग्रेस नेताओं को भी भाषा की मर्यादा में रहने की नसीहत दी। ओपी चौटाला की इनेलो की सरकार बनाने के बयान पर जेपी दलाल ने कहा, चुनाव में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन बड़ौदा में बीजेपी 1 नंबर पर है। बड़ौदा के लिए सत्ता में भागीदारी करने का ये सुनहरा मौका है। जेपी दलाल ने बाजरे की खरीद पर कहा कि खरीद के लिए टोकनों की संख्या बढ़ा दी गई है और दीपावली तक बाजरे की पूरी खरीद कर ली जाएगी। एमएसपी को लेकर भाकियों का आंदोलन समझ से परे है। गोहाना में बीजेपी सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे बड़ौदा हल्का वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि अब की बार बड़ौदा की जनता सरकार में साझेदारी करना चाहती है। सांसद ने कहा कि कृषि अध्यादेशों का विरोध किसान नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर बड़ौदा हल्के का उपचुनाव नहीं होता तो सभी विपक्षी पार्टियों के नेता अध्यादेशों का समर्थन करते। गोहाना में दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा में चुनाव प्रचार के दौरान जीत की हुंकार भरी और कहा कि 10 नवंबर को जब बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो हरियाणा में राजनीतिक भूकंप आएगा जो सरकार की नींव हिला देगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ताधारियों पर जनता का भारी दबाव है। जो नेता सरकार के साथ खड़ा होगा उसे जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी, जनता को सब मालूम है। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर बल्लभगढ़ वार्ड 39 के सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पवन सैनी के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा। कैबिनेट मंत्री ने युवा साथियों का पटका पहनकर स्वागत कराया। बीजेपी में आस्था जताते हुए युवाओं ने कहा कि बल्लभगढ़ क्षेत्र में बीजेपी सरकार से कराए गए विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ की जनता सदैव उनके साथ रही है। जब से वो राजनीति में आए हैं आज 95% से ज्यादा लोग उनके साथ हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के दलाल गोत्र पर टिप्पणी करते हुए बहादुरगढ़ के मांडोटी गांव के दलाल भवन में दलाल खाप की पंचायत का आयोजन किया गया।
पंचायत में दलाल खाप से जुड़े तमाम प्रतिनिधि शामिल हुए। दलाल खाप की दरियादिली दिखाते हुए कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा को दलाल गोत्र से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर उन्हें माफ कर दिया गया। हरियाणा ने एक और कीर्तिमान स्थापित करते हुए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत अंतर्गत देशों में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत ये मुकाम पाया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी और कहा कि भविष्य में इस योजना पर और ठोस कारगर कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा गया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कैप्टन अमरिंदर शहीद होना चाहते हैं। कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्यों को कानूनों को बदलने का अधिकार नहीं है। नूंह जिले के पाटुका ग्राम पंचायत की महिला सरपंच विकास की इबारत लिख रही हैं, तो वहीं महिला प्रधान गांव की महिलाओं को बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा शिक्षा पर फोकस करने पर ध्यान दे रही हैं। गांव के प्रधान अंजुम आर्या के प्रयासों से गांव के स्कूल में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते भी बनाए गए। अंजुम आर्या का कहना है कि उन्हें 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 5 गांव में करोड़ों रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। पलवल की मंडियों में धान, कपास और बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में फसलों की खरीद पर एमएसपी पर की जा रही है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि मंडी में किसानों के लिए 2 हेल्प डेस्क खोली गई हैं, जिससे कि किसानों की रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। किसानों से अपील है कि फसल सुखाकर ही लाएं। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने मोहित अचार फैक्ट्री की छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान फैक्ट्री में सैकड़ों टन खराब अचार बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज ने बताया कि फैक्ट्री में मिलावटी अचार बनाने को लेकर गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की और फैक्ट्री के गटर में खराब अचार गटर में भरकर फेंक दिया। फैक्ट्री में बनने वाले टोमेटो सॉस के भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। सैंपल फेल होने से पर कड़ी कार्रवाई की गई। फरीदाबाद में पुलिस पूछताछ के लिए 70 वर्षीय बुजुर्ग की मारपीट से मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर बैठकर हंगामा किया और डेड बॉडी रखकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि सदर थाने में दर्ज मामले में बुजुर्ग को सीआईए पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर वर्कशॉप पर खड़ी बस में आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चला है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंचकुला के सेक्टर 20 में 3 युवकों पर तेजधार हथियारों से हमला कर सोने की चेन और पैसों से भरा बैग लूटकर लुटेरे फरार हो गए। युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक केले का कारोबार करते हैं। जब वो रुपए कलेक्ट करने के लिए गए तो कुछ युवकों से किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई। वापस लौटते वक्त कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पलवल में पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान अवैध शराब से भरी एक गाड़ी पकड़ी है। मौके पर पुलिस ने गाड़ी के आरोपी चालक को गिरफ्तार भी कर लिया। हथीन थाना पुलिस ने शराब से भरी गाड़ी के आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सोनीपत की कुंडली टीडीआई सिटी में एक व्यक्ति ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण व्यक्ति के बच्चे का मानसिक रूप से कमजोर होना बताया जा रहा है। व्यक्ति अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान था। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलवल में जमीन और झगड़े की रंजिश के चलते 23 साल का युवक ने हत्या कर शव को गांव दहलका स्थित रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंक दिया। इस मामले में गदपुरी थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जज्जर में कार सवार बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। युवक को लगी आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके से 16 गोलियों के खोल भी बरामद किए गए।
करनाल के अग्रसेन चौक के पास दो गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां पलट गई। घायल हुए 2 से 3 लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ियों को साइड किया। हिसार में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कुरुक्षेत्र में नए बस अड्डे में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा की जा रही है। जगदारी रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस संदिग्धों पर नजर रख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है। भिवानी में 10वीं कक्षा की रीअपियर की परीक्षा आज होगी। 421 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। 60,826 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 115 उड़नदस्ते करेंगे परीक्षा की निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी त्योहार का मौसम आने वाला है और इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदी के दौरान वोकल फॉर द संदेश जरूर याद रखें। स्थानीय और स्वदेशी सामानों को ही खरीदें। पीएम ने देश के सैनिकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात सैनिकों के नाम पर भी जलाएं। पीएम लोगों से अपील की गई कि त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का भी पालन करें। पीएम ने कहा कि हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना चाहिए जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हुए हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करते हुए अपना त्योहार मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खादी का जिक्र करते हुए कहा, खादी हमारे सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है, तो वहीं ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है। खादी पर जोर देते हुए पीएम ने मेक्सिको के शहर ओहाका का जिक्र किया और कहा कि वहां की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध है। पीएम ने बताया कि ओहाका का एक युवक मार्क ब्राउन गांधी जी से इतना प्रभावित हुआ कि वो मेक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करने लगा। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 33 लाख के पार। अब तक 11,58,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई हुई है। कुल मरीजों की संख्या यहां पर 88 लाख के पार चली गई है, तो वहीं 57,72,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है ब्राजील। अब तक 1,57,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चली है, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 53,94,000 से ज्यादा हो गई है। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,13,000 के पार। अभी भी 3,49,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 26,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। देश में धीरे धीरे कोरोना पर लगाम लग रही है। एक दिन में सामने आए हैं 45,149 नए केस। 460 मरीजों ने तोड़ा दम, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 79 लाख के पार चली गई। एक्टिव केस 6,54,000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 1,58,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1,240 नए केस मिले हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 10,295 से ज्यादा। करनाल में कोरोना से 7 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं जिले का रिकवरी रेट 96% बढ़ गया है। करनाल में कोरोना के 233 एक्टिव केस मिले हैं। 116 की अब तक मौत हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 366 नए केस सामने आए हैं, जबकि 264 मरीज अब भी ठीक हो गए हैं। जिले में अब 2,870 केस एक्टिव हैं, तो वहीं 27,629 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 34 नए केस। 12 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में कोरोना की संख्या 109 लोगों की फिलहाल मौत बताई जा रही है।
महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में हुई 112 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा 43,264। अभी भी 1,40,486 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में 2,859 नए मामले सामने आए तो अभी भी 30,606 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक 10,905 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में सामने आए हैं 2,032 नए केस तो वहीं अब तक 4,36,071 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 27,317 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना से 16,000 केस एक्टिव मिले हैं तो वहीं एक दिन में 1,821 नए केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 1,86,243 के पार चला गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में सामने आए हैं 4,136 नए केस। 33 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 26,700 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए हैं कोरोना के 2,997 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,07,000 के पार पहुंच गया है तो वहीं 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 90% बढ़ा है। देश में करीब 70 लाख से ज्यादा मरीज फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। गुरुग्राम के पटौदी जिले में सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार रामलीला नहीं हो रही है। रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले दिनेश इस बात से नाराज हैं। दिनेश ने कहा कि पिछले 28 सालों में रामलीला में रावण की भूमिका में नजर आ रहा हूं और यही नहीं, दूसरे जो किरदार हैं वो भी यही बात कह रहे हैं और काफी निराश हैं। कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा की विशेष की संध्या पर पहुंचे विधायक नरेंद्र गुप्ता पूजा में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया और पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी ध्यान रखा। पूजा के बाद बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बोले नरेंद्र गुप्ता, कहा सत्ता में बनी रहेगी बीजेपी की सरकार। 1 साल पूरा हो चुका है और हम यूं ही जनता के हित में कार्य करते रहेंगे। जैकबपुरा में रामलीला के मंच से समाजसेवी वशिष्ठ गोयल ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियातन बरतने को कहा है और कहा है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें। समाजसेवी वशिष्ठ गोयल ने कहा कि त्योहार बढ़ाते हैं भाईचारा और प्यार। रामलीला के मंच से मिलता है सकारात्मक धार्मिक और व्यवहारिक ज्ञान। सूरत गड़िया चौक से हुई होकर शुरू शहर में निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान कोरोना से जुड़े नियमों का भी पालन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान एक रथ पर रावण तो दूसरे पर विराजमान रहे भगवान राम। बाजारों में खड़े लोगों ने शोभा यात्रा के दर्शन किए। दशहरे के दिन रावण दहन को लेकर फरीदाबाद प्रशासन बेहद सख्त नजर आया। एनआईटी दशहरा मैदान के पास मालवीय वाटिका में प्रशासन ने रावण दहन को रोककर रावण के पुतले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रावण के पुतले के टुकड़े टुकड़े करने के बाद फरीदाबाद प्रशासन ने कहा कि आयोजकों ने नहीं ली रावण दहन की परमिशन। कोरोना संकट के कारण सोनीपत में इस साल केवल रावण का पुतला ही दहन किया गया। हर साल मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन होता था। कोरोना के चलते रावण दहन के समय सोनीपत में पिछले साल की तुलना में कम भीड़ नजर आई। प्रशासन ने लोगों से करवाया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रोहतक के पुराने आईटीआई ग्राउंड में पूरी आतिशबाजी के साथ रावण को मास्क लगाकर दहन किया गया। मास्क वाले रावण को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मास्क वाले रावण को देखने उमड़ी हजारों की संख्या में भीड़ ने कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा दी धज्जियां। त्योहार के दिन ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट वाहन चालक दिखे लोग तो वहीं ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन चालकों को ट्रैफिक पुलिस सख्ती बरतते हुए नजर आई। त्योहार के दिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त हुई। जमकर काटे वाहनों के चालान। आमतौर पर त्योहारों के दिन चालान कटाने से पुलिस परहेज करती है। कोरोना महामारी के दौर में बच्चों के हुनर को हौसला देने के लिए बाल कल्याण परिषद द्वारा 10 अक्टूबर से ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑनलाइन बाल महोत्सव का निरीक्षण करने पहुंचे बाल कल्याण अधिकारी डीके गोयल को बच्चों में खासा जोश देखने को मिला। फरीदाबाद के बन्नूवाल रेजिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन ने रोज गार्डन दशहरा मैदान में साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सुप्रीडेंट विनोद गौड़ और महिला आयोग के सदस्य रेणु भाटिया समेत दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया।
पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि युवा बुजुर्गों की अच्छाइयों का अनुसरण करते हुए समाज के भले के लिए काम करें। नयनपाल रावत फरीदाबाद में क्षत्रिय राजपूत सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे और इस मौके पर उन्होंने शस्त्र पूजन भी किया। क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने पगड़ी पहनाकर विधायक को सम्मानित किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी, कहा आइसोलेशन में रहकर करूंगा काम। नगर निगम की लापरवाही लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है, तो वहीं एक तरफ जहां बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वहीं निगम के लापरवाह अधिकारी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग रात के अंधेरे में कबाड़ में आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फरीदाबाद का वातावरण धुआं हो रहा है। फरीदाबाद में जगह जगह धुएं के गुबार उठते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार शहर का AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम के लाख दावों के बावजूद भी प्रदूषण पर लगाम नहीं लग रही है।